आदाब, खबरों के साथ हाजिर में शाइस्ता बानो। खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर के चौथे आलिम कबायत जदीद तवानाई सरमायाकार कॉन्फ्रेंस और एक्सपो री इन्वेस्ट के इफ्तिताह कहा, दुनिया की नजर में भारत 21वीं सदी के बेस्ट बेट है। बीजेपी कल 17 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सालगिरह से शुरू करेगी सेवा पखवाड़ा। इसके तहत शहर, गांव, चौपाल और अवामी मकामात पर खिदमत के काम किए जाएंगे, जो 2 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। वज़ीर आला योगी ने कहा कि बहराइच के भेड़िया मुतासरा गांव सीसीबीआई में मुतासरा कुंबों से की मुलाकात ने हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। कहा, आवाम की खिदमत और हिफाजत के लिए सरकार पूरा अज़्म है। रामपुर में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ बोर्ड के बिल पर जाहिर किया अपना रद्द-ए-अमल। उन्होंने वक्फ कानून में तब्दीली की जरूरत पर दिया जोर। कहा, यह वक्त की मांग है कि वक्फ मामलों में की जाए इस्लाह। और ईद मिलादुन्नबी के पेश नजर रियासत में हिफाजत के सख्त बंदोबस्त। बरेली और जौनपुर में अजीमुश्शान जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। वहीं लखनऊ में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। खबरें अब तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में ग्लोबल री इन्वेस्ट 2024 का इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के नुमाइंदा शामिल हुए। तवानाई ज़रूरतों को मुकम्मल करने के लिए काबिल तजदीद तवानाई ज़राए, हाइड्रोजन तवानाई के वसाइल को तरक्की देने और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने की सिमत में ये कॉन्फ्रेंस अहम है। दुनिया के 4 मुल्क जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे हिस्सादार मुल्क के तौर पर शरीक हुए हैं। हमारे लिए ग्रीन फ्यूचर, नेट जीरो ये कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है। ये भारत की जरूरत है, ये भारत का कमिटमेंट है, भारत की हर राज्य सरकार का कमिटमेंट है। एक डेवलपिंग इकोनॉमी के नाते हमारे पास भी इन कमिटमेंट से बाहर रहने का जायज बहाना था। हम दुनिया को कह सकते थे कि विश्व को तबाह करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन हमने ऐसा कर हाथ ऊपर नहीं किए। हम मानव जात के उज्जवल भविष्य की चिंता करने वाले लोग थे और इसलिए हमने दुनिया को राह दिखे उस प्रकार से जिम्मेवारी के साथ अनगिनत कदम उठाए हैं। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम मुल्क के अवाम को वक्फ की। इस स्कीम के तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का हदफ है। स्कीम के तहत 75,000 रुपए की सब्सिडी भी दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अयोध्या समेत भारत में 17 शहरों को सोलर सिटी बनाने का हदफ रखा गया है। अयोध्या नगरी भगवान राम की जन्मस्थली है और भगवान राम तो सूर्यवंशी थे। और मैं अभी जब प्रदर्शनी देख रहा था तो वहां उत्तर प्रदेश का स्टॉल देखा, क्योंकि मैं काशी का सांसद हूं, उत्तर प्रदेश वाला भी बन गया हूं, तो मैं स्वाभाविक है मैं उत्तर प्रदेश का स्टॉल देखने गया। और मेरी जो इच्छा थी, आज मुझे रिपोर्ट कर रहे थे कि वो मेरी इच्छा उन्होंने पूरी कर दी है। भगवान राम का भव्य मंदिर तो बना है, लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, अब उस अयोध्या जो सूर्यवंशी भगवान राम की जन्मभूमि है, वो पूरा अयोध्या मॉडल सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। करीब करीब काम पूरा होने आया है। हमारा प्रयास है कि अयोध्या का हर घर, हर कार्यालय, हर सेवा सौर शक्ति से चले, सोलर एनर्जी से चले।
भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह से सेवा पखवाड़ा शुरू करेगी। इसके तहत शहर, गांव, चौपालों और अवामी मकामात पर खिदमात के काम किए जाएंगे। सेवा पखवाड़ा के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम होंगे जो 2 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। इस बाबत दोशंबे को रियासत के सभी अजला में सेवा पखवाड़ा के तहत वर्कशॉप होंगे। 17 सितंबर को शुरू हो रही सफाई मुहिम में वजीर आला योगी आदित्यनाथ समेत सभी वुज़रा शामिल होंगे। इस दौरान पार्टी के सभी ओहदेदारान और कारकुनान शहर, गाँव और अवामी मकामात पर खिदमती काम करेंगे। मरकज की मोदी सरकार की जानिब से शुरू की गई सफाई मुहिम अपने 10 बरस मुकम्मल कर रही है। इन 10 सालों में मुल्क के शहरों में सफाई के तई मुस्बत तब्दीली देखने को मिली है। लोग सफाई के लिए बेदार हो गए हैं, जिसका नतीजा ये रहा है कि गंदगी से पैदा होने वाली बीमारियों में कमी आई है, जिसकी वजह से इलाज में होने वाले खर्च में भी बचत हुई है। रायबरेली जिले के लोगों ने बताया कि सफाई के तई तब्दीली अब लोगों में नजर आने लगी है। देखिए 10 साल हो रहे हैं, पहले तो इसकी बहुत बधाई जो है। दूसरी चीज, जैसे पहले गंदगी काफ़ी रहती थी, उससे निजात कई प्रकार से पाई गई। पहला तो जैसे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन होने लगा, उससे गंदगी कम हुई है। जहाँ भी डस्टबिन, उसकी सुबह सुबह प्रातः साफ सफाई और वहाँ मैला थियान चूना का छिड़काव, इससे गंदगी कम हुई। नालियों में एंटी लार्वा और मैला थियान का छिड़काव, जिससे मच्छरों का प्रकोप कम हुआ और लोग डेंगू मलेरिया से उनको काफ़ी राहत हुई। इस बार जो है मेरे हिसाब से बहुत कम मरीज निकले इस चीज़ के। यहीं पे आसपास देख रहे हैं कि लोग जो है स्वच्छता अभियान कर रहे हैं, लेकिन अगर एक पैकेट भी अगर हमको रोड पे कहीं गिरा मिल जाता है तो कोई उसको उठा के डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहता। अभी सफाई बढ़िया चल रही है, अभी और थोड़ी सफाई होना जरूरी है। लोगों की सोच में काफ़ी परिवर्तन है, काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी कुछ लोगों में सुधार बाकी है, जो कूड़ा कंटेनर के पास बाहर बहा देते हैं। और 10 साल से काफ़ी कंटेनर में जो कूड़ा बाहर फेंकते थे, काफ़ी सुधार भी आया है। और जो कुछ लोग कमियां करते हैं सफाई का, वो जो यहाँ के लोग कुछ कमियां करते हैं, वो भी अभी कुछ करते हैं, मगर उनको समझाते हैं और कूड़ा अच्छे से कंटेनर में डाल नहीं पाते हैं। और वो बहुत काफ़ी सुधार आया है और 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी परिवर्तन आया है। और जो भी कमी है वो पूरा होने पाए, कि वो भी काम अच्छे से होने पाए। ये हमारा संजीत अपनी तरफ से बोल रहा है कि सफाई कर्मी जो है अच्छा काम कर रहे हैं और लोग जो कूड़े डाल रहे हैं अभी उनसे भी निवेदन है कि वो कूड़े अपने तरीके से अच्छे से कंटेनर में डाल सकें, ताकि कूड़ा इधर उधर न फैले, जो बच्चे इधर उधर। मरकजी सरकार ने मुल्क में 10 साल कबल जब स्वच्छ भारत मुहिम की शुरुआत की थी तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि इसका इतना मुस्बत असर देखने को मिलेगा। इस मुहिम ने ख़वातीन और बच्चों को भी इज्जत व एहतराम के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम किया। गांव कचरे से पाक हुए हैं और खुले में रफ़े हाजत से भी निजात मिली है। ज़िले फतेहपुर में सनगांव समेत कई ऐसे गाँव इसकी बेहतर मिसाल है। इसी सिलसिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई अराकीन की जानिब से फतेहपुर के खम्बापुर इलाके में सफाई मुहिम चलाई गई। इस दौरान ज़रूरतमंद गरीब खवातीन को हाइजीन किट भी तकसीम की गई। सफाई कारकुन डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार की जानिब से शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन के तहत इन 10 सालों में फतेहपुर ज़िले में काफ़ी तब्दीली नज़र आ रही है। अभियान चल रहा, उस अभियान के तहत हमारे फतेहपुर में बहुत परिवर्तन आया। चूँकि लोगों को पहले जो घरों में शौचालय नहीं थे, बाहर जाना पड़ता था, सबको घरों में शौचालय मिले। और मैं भी चूँकि मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, मैं विद्यालयों में जब भी जाता हूँ दवाओं वितरण के लिए, तो वहाँ पर मैं बच्चों को स्वच्छता के लिए विशेष रूप से जागरूक करता हूँ कि चूँकि हम स्वच्छता जितना रखेंगे उतना ही बहुत सारी संक्रामक बीमारियों से स्वच्छता रखने से ही बचते हैं। और लगातार इस क्षेत्र में हम लोग जो है हाइजीन किट भी वितरित कर रहे हैं चूँकि, और बहुत परिवर्तन आया है और इस पर हम लोग बराबर प्रत्येक दिन काम। सरकार की योजना जैसा कि पूरे
देश के लिए है स्वच्छता अभियान के तहत कि आप साफ़ सफाई रखिए और ख़ुद भी साफ़ सुथरा रखिए। हमारी जहाँ तक जिम्मेदारी आती है एक नागरिक होने के नाते, हम सबसे पहले तो खुद और अपने आसपास की जगहों को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में हम लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे की कड़ी एक कड़ी मिलने से ही चैन बनती है। हम साफ़ कर रहे हैं, हमारा पड़ोसी साफ़ सफाई कर रहा है, उसका पड़ोसी साफ़ सफाई कर रहा है। इस तरीके से पूरे बस्ती के अंदर, पूरे मोहल्ले के अंदर, और फिर धीरे धीरे करके ये अभियान आगे बढ़ता जा रहा है। स्वच्छता मिशन का 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और मेरे गांव में काफ़ी बदलाव देखा जा रहा है। ऐसा है कि हर घर शौचालय दिया गया है जहां नहीं था, और कचरा पात्र बने हैं, प्लास्टिक बैंक बने हैं, जगह जगह पर शोर पिट बने हैं जो रोडों में पानी बहता था। गंदगी का में जो लोग पहले बीमार होते थे उसमें बहुत कमी आई है। बीमार पहले रहते थे, अब कोई बीमार नहीं रहता। पहले शौचालय नहीं था और मतलब साफ सफाई नहीं रहती थी इतना, अब तो बहुत अंतर आ गया है पहले से ही, और मतलब बीमारियों से भी बचाव रहता है। रामपुर में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ बोर्ड की बिल पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इसको सियासी रंग दिया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ के मामले में जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। कुछ वक्त पहले उनके पास भी वक्फ महकमा था और इस दौरान उन्होंने वक्फ से जुड़े मामलात को गहराई से समझा है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जानिब से कोई बेहतर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तक नहीं चलाया जा रहा है, जो कि एक संगीन मसला है। इसके साथ ही उन्होंने वक्फ कानून में तब्दीली की ज़रूरत पर भी जोर दिया और कहा कि ये वक्त की मांग है कि इन मामलों में इस्लाह की जाए। थोड़े से दिन के लिए वक्फ का डिपार्टमेंट मेरे पास रहा है और वहां जो कुछ होता है मेरे ख्याल से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि वक्फ के मामले में वो नहीं होना चाहिए जो होता है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ कानून में बदलाव की जरूरत है। इतनी जमीनें हैं, आप मुझे एक जगह बता दीजिए कि कहीं कोई ढंग का कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी चलता हो, तो कोई सुधार की जरूरत नहीं। कुरान हकीम की एक आयत है, इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो सख्त अजाब में मुब्तला किए जाओगे। वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तुम्हारी जगह दूसरे को बिठा दिया जाएगा। ला तदुर्रुकुम मिन शै, और तुम कुछ भी अल्लाह का नुकसान नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव के मठाधीश को माफिया बताए जाने को लेकर अयोध्या में अखिलेश यादव की मुखालफत कम नहीं हो रही है। इतवार को बल्द संत दिवाकर आचार्य जी की क़यादत में साबिक संतों की सरयू के बहाव में खड़े होकर हाथ में तिल लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को तिलांजलि दी। बाल संत दिवाकर आचार्य ने अखिलेश यादव के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अखिलेश यादव पूरे मुल्क में फैले हुए 1 करोड़ साधु संतों की तौहीन की है। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश यादव साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस प्रकार से मठाधीश साधु संत को माफिया से जोड़कर बताया और कहा कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं होता है। इससे पूरे भारत में पहले 1 करोड़ साधु संत आहत हैं, दुखी हैं। व्यक्तिगत साधु संतों पर इस प्रकार से प्रहार, मैं मानता हूं कि हिंदू समाज को अब विचार करना चाहिए। और इन सारी चीजों को देखते हुए इतना बड़ा जो है विश्वासघात अखिलेश यादव साहब करते हैं, जो अभी स्वयं साधु संतों की गोद में खेल रहे थे और वो अब साधु संतों को माफिया घोषित करने का काम कर रहे हैं। इन सारी चीजों से आहत होकर आज मैं दिवाकराचार्य महाराज साधु संतों के साथ मैंने आज तिलांजलि दी है। हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है, जब किसी व्यक्ति के अंदर धर्म, संस्कृति, संस्कार, साधु संतों, माता पिता, गुरुओं और अपनी राष्ट्र और संस्कृति के लिए सम्मान न बचा हो तो ऐसे व्यक्ति को तिलांजलि दे देनी चाहिए, संपूर्ण जीवन काल के लिए त्यज देना चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि अब ये समाज के हित कर रहे हैं। जो है पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी ने माफिया और साधु संतों को, जो है मठाधीशों को माफिया से तुलना किया है। इसको लेकर के संपूर्ण हिंदू सनातनियों में, साधु संतों में आक्रोश है। इसको लेकर अयोध्या के विभिन्न संतों ने मां शयू की धारा में आकर के उनको तिलांजलि देने का काम किया, जिन्होंने सनातन के ऊपर कुठाराघात करता है, साधु संतों के आतंकवादियों और मठाधीशों को जो माफिया बताता है, ऐसे व्यक्ति के, ऐसे मानसिकता के व्यक्ति को तिलांजलि देने का काम किया गया है। शास्त्र में भी ऐसा लिखा है
जो धर्म को जो है धर्म पर कुठाराघात करे, जो माता पिता का आदर न करे, गुरु का आदर न करे, जिसके मन में धर्म के प्रति सद्भावना न हो, ऐसे व्यक्ति को तिलांजलि दे देना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक वक्फा। It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वक्फे के बाद खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। बांदा जेल में कैद में रहे बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में जारी मजिस्ट्रेटियल जांच मुकम्मल हो गई है। इंतजामिया ने जांच रिपोर्ट हुकूमत को भेज दी है। मुख्तार अंसारी जब बांदा जेल में कैद था तब गुज़िश्ता 28 मार्च को शाम को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे जिला इंतजामिया की जानिब से बांदा के राय दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहाँ उसे रात के दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। मुख्तार अंसारी के लावाहिकीन ने उसे जेल में जहर देने का इल्ज़ाम लगाया था। इल्ज़ाम की जाँच तकरीबन 5 महीने तक जारी रही, जिसमें जिला इंतजामिया के अफसरान, सिक्योरिटी एहलकार से लेकर मेडिकल कॉलेज में लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की टीम समेत मुतअद्दिद लोगों से पूछताछ की गई। जांच पूर्ण हो चुकी है और जांच जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर दी गई है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसको शासन को प्रेषित कर दिया गया लगभग 4-5 महीने। अब जांच में निकला वो आप जिलाधिकारी महोदय से संपर्क करिए। बहराइच जिले के महसी इलाके के पिपरा मोहन गांव में छत पर सो रहे एक 12 साल के लड़के पर भेड़िए ने हमला कर दिया। देही बाशिंदों की मदद से कुनबे के लोगों ने भेड़िए के मुंह से छीनकर जख्मी लड़के को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। भेड़िए के हमले से जख्मी इरफान के वालिद जहां भेड़िए को देखने की बात कहते हैं, तो वहीं बहराइच के डीएफओ अजीत प्रताप सिंह ने इस वाकये में जंगली जानवर होने की बात कही है। तो भेड़िए जो है उसको छत पर चढ़ गया। छत पर जब चढ़ा हम लोग 5-6 आदमी पकड़े रहा, तो इसको बीच में लेटाया रहा और सीढ़ी उड़ी कुछ रहा नहीं, दूसरे के छत पर से चढ़ेगा और हम जान नहीं पाए। जान पाए हो तो भेज ली। तब बाद में जब चिल्लाहट भय तभी उस साल इतना की हिस्स तो अपन जो बचा इसको मैं तक 2-3 दिन जब उठे घेरी तभी का छोड़ी। तो देखिए, भेड़िया हो या कोई अन्य जानवर, कभी भी वो अपने हाइट से बहुत ऊपर कोई भी चीज़ बैठा हो या न खड़ा हो, लेटा हो, वो उस पर हमले करने की बारे नहीं सोचता। जो घटनाएं अब तक हुई हैं बाहर और चारपाई पर लेटे हुए बच्चों को पर हमले हुए हैं, तो उसमें जनरली क्या होता है कि जानवर जितने भी, चाहे वो तेंदुआ हो, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो मतलब कोई भी जानवर, अपने से जो भी चीज़ें अपने हाइट से बहुत ऊपर दिखती हैं उससे वो बचते हैं, उस पर हमला नहीं करते हैं। सुबह करीब 4 बजे एक इरफान नाम का मरीज है जिसकी उम्र लगभग 12 साल थी, इमरजेंसी में आया, जिसको किसी वन्य जीव का हमला लग रहा था। तो इलाज के उपरांत उसको जीरियाट्रिक वार्ड में भर्ती कर दिया गया है। लड़के की स्थिति ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। हाँ, वन्य जीव के हमले के लिए एक अलग से वार्ड बनाया गया है जिसमें करीब 6 बेड हैं। अब तक टोटल 13 मरीज भर्ती हो चुके हैं, जिसमें से 12 करीब 11 डिस्चार्ज हो चुके हैं। एक मरीज को लखनऊ भेजा गया है और एक मरीज का अभी इलाज चल रहा है। DDUP की ग्राउंड रिपोर्टिंग का असर उस वक्त देखने को मिला जब वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भेड़िए से मुतासरा बहराइच जिले के महसी इलाके में अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि जिन घरों में दरवाजे नहीं लगे उनमें फौरी तौर पर दरवाजे लगाए जाएं। जिनकी रिहाइश की सहूलत नहीं मिली है उन्हें मुख्यमंत्री रिहाइश की सहूलत मुहैया की जाए। जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं उन्हें बिला ताख़ीर राशन कार्ड दिए जाएँ। भेड़िया मुतासरा इलाके में बिजली निज़ाम को बेहतर किया जाए और रोशनी का बंदोबस्त किया जाए। हमारी टीम ने ग्राउंड रिपोर्टिंग में बताया था कि बड़े पैमाने पर यहाँ इन सहूलियात का फक़दान है और उम्मीद की थी कि ये स्टोरी चलने के बाद हुकूमत और इंतजामिया यहाँ के मसाइल हल करेगी।
सभा मैकू का पुरवा का गड़रियन का पुरवा गांव है। यही घर है जहां से बच्ची को अभी थोड़ी देर पहले भेड़िया उठा कर ले गया था। गांव के लोग अगर न बचाते तो शायद आज उसका समय समाप्त हो जाता। बहुत सारी चुनौतियां ऐसी हैं जो गरीब लोगों के सामने, जिनके कारण ये सब चुनौतियां पेश आ रही हैं। ये घर है लेकिन इसमें दरवाजा नहीं है। हो सकता है कि किसी योजना के माध्यम से ये चीजें बनी हो, लेकिन अभी तक इन घरों में दरवाजा नहीं लगा है। कई जगहों पर दरवाजे लगाए गए हैं लेकिन अभी इस घर में दरवाजा नहीं लग पाया है। चुनौतियां इनकी हैं। जो बात ये कह रहे हैं, जब हम ये स्टोरी चलाएंगे तो शासन और प्रशासन इनको सुनेगा और इनकी समस्याओं का समाधान निकलेगा। जो भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो अब तक आवास की सुविधा से वंचित है, तत्काल मुख्यमंत्री आवास योजना में उस परिवार को एक आवास उपलब्ध करवाया जाए। जिन लोगों के पास अन्य सुविधाएं नहीं है, प्राथमिकता के आधार पर कैंप लगा करके उन लोगों को ये सुविधा आवास का है, शौचालय का है, राशन कार्ड का है, आयुष्मान कार्ड का है, इन सभी सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करने की एक अभियान चला करके उन्हें आच्छादित किया जाए, जिससे अपनी जरूरत के लिए किसी व्यक्ति को दलदल भटकने की आवश्यकता न पड़े। इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश पूरी रियासत में 12 रबीउल के नाम से अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में इस मौके पर तारीखी जुलूस निकाला गया। शहर के अंजुमनों के तवस्सुस से निकाले गए जुलूस में एक जुलूस मदह सहाबा भी है। जुलूस में हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। इस दौरान हिफाजती इंतजामात को लेकर लखनऊ इंतजामिया की जानिब से सख्त बंदोबस्त किए गए। लखनऊ के अमीनाबाद वाक़े झंडे वाले पार्क से निकाले गए ये जुलूस रकाबगंज नक्कास होते हुए ऐशबाग ईदगाह पर खत्म होगा। जुलूस के रास्ते में अकीदतमंदों ने मशरूबात की सबीलें लगाई हैं। ये जुलूस यहाँ अमीनाबाद से शुरू हुआ है और ये मौलवीगंज, रकाबगंज और नखास चौराहा होते हुए ईदगाह में जा करके खत्म होगा। खबरों में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।